पहला बात कि अगर आप स्टूडेंट हैं और ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो क्लास के टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास करना चाहिए। हाँ, डाउट है तो आप सवाल कीजिए, ठीक। या मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जा रहे हैं तो वहाँ पे तो आप कमेंट करके ही जवाब दीजिएगा, तो वैसे टाइम पे कीजिए। लेकिन मान लीजिए जैसे अभी हम पढ़ाने वाले हैं तो क्लास जब चल रहा है उस टाइम पे कमेंट मत करिए। टीचर कहे भी कि कमेंट 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 लाइक लाइक लाइक, उससे उसको फायदा है। कमेंट लाइक्स व्यू से वीडियो आता है ट्रेंडिंग में। अब बताओ, हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, सोचना थोड़ा दिमाग लगा के, हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं कोई टॉपिक, तू चल गया टाइपिंग करे पावर ऑफ NJR। तो जब तुम ये टाइपिंग कर रहे हो, क्या तुमको मेरे लेक्चर पे ध्यान है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं? अगर एक आध बार किया चलेगा, तो देखिएगा कि मर रहा है, लगातार मर रहा है मर रहा है मर रहा है, कि कखनी हमारा वाला देख के सर जी बोलते हैं कि फलना लड़का ही कमेंट किया, तो आप अपना क्लास कर देते हैं वेस्ट। तो पढ़ते टाइम सिर्फ और सिर्फ लेक्चर पर ध्यान दीजिए। हाँ, टीचर कुछ फालतू की बात कर रहा है, मनोरंजन की बात कर रहा है, उस टाइम पे समझ में आता है। जब लेक्चर चल रहा है तो आप शांति से क्लास करें। ऑब्जेक्टिव है, कमेंट करिए। कहीं टीचर से कोई गलती हो गया, मिस्टेक है, कमेंट करिए। कोई सवाल है, कमेंट कीजिए। फालतू में हाय हेलो, भगवान करे मेरे कमेंट पढ़ने वाले के माँ बाप को लंबी उम्र मिले, इस बार कौन 400 पार चाहता है। अरे तोरा ये सब करे से क्या जरूरत है, तोरा कहे से चाहेगा। तो इन सब चीज़ों से ऑनलाइन क्लास में बच करेगा, ये सब डिस्टर्ब करता है। हमारा फायदा है, आप कमेंट करिएगा, मेरा फायदा है। हम तो चाहेंगे कि तू 1 मिलियन हमारे कमेंटे कर दो, लेकिन आपका उसमें क्या हो जाएगा, नुकसान। तो पढ़ते टाइम नो कमेंट्स। लाइक एक बार होता है, कर दिए। शेयर करना है, क्लास शुरू होने से पहले अपने दोस्तों के पास शेयर कर लिए। पढ़ते टाइम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। तो इन सब चीज़ों से बचना, आगे अगर कभी ऑनलाइन कोर्स करोगे तब। तो एक बार नोटिस करना है कि जब कमेंट्स कर रहे थे तब क्या हमको टॉपिक पर ध्यान था। अगर हमारे बोलल हो सकता है गलत होता, अपना जांच करो, खाली हमर कहल में मत रहो, ठीक। तो आज की ज्ञान की बातें हो गई, अब काम की बातें किया जाए। चलिए, तो काम की बातें यही है कि 10th वाले बच्चे, आप लोगों का अंतिम क्लास बचा हुआ है। आज आपका द एंड है, फेयरवेल नहीं है, द एंड है, ठीक। रहना है, क्लासेज खत्म। जितना भी अब डाउट आपको आता है कहीं से भी चैप्टर से, अब आप हो गए हैं स्वतंत्र। आप कहीं से कभी भी टीचर से सवाल पूछ सकते हैं। नए वाले जो बैच चल रहे हैं उसमें नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी उनका सिलेबस खत्म ही नहीं हुआ है। आप पूछ देंगे आगे से तो क्लास डिस्टर्ब है। लेकिन आपका पूरे तरह से अधिकार है, किसी भी टीचर से कोई भी डाउट हो आप कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत हो तो ग्रुप में आपके जितेंद्र सर भी हैं, सब में, टेलीग्राम पे भी हैं, ग्रुप में भी है, कहीं भी कोई नाम से रहे वो हैं, हम बता रहे हैं। आपको कभी भी डाउट हो, लग रहा है नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो आप उनका नाम लेकर के कमेंट कर दीजिए, भेज दीजिए क्वेश्चन वगैरह जो भी है मैथ्स। बाकी अगर फिर भी ना जवाब दे रहे हैं तब हम कॉल कर लेंगे कि थोड़ा जवाब दे दीजिए, लिख के बना के भेज दीजिए, ठीक है। तो आपके सेवा में हमेशा हाजिर। तो आज हम लोग भूगोल के अंतिम चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपदा प्रबंधन आप लोगों को हम क्लास शुरू हुआ था उसी टाइम पे ऑफलाइन में पढ़ा दिए हैं, तो उसको दोबारा आप लोगों को नहीं पढ़ाएंगे, नया वाला बैच को पढ़ाएंगे। उसमें आप उसको अटेंड कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। नए वाले बैच में आपको पूरा क्लास फ्री है, आप आके बैठ के पढ़ सकते हैं, ठीक। तो आज का जो क्लास है वह है मानचित्र अध्ययन, और छोटा चैप्टर है। 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं, कभी कभी न तो आते ही नहीं है। आप क्वेश्चन बैंक में देखोगे तो 2-3 सवाल ही अब तक होंगे 2018 से लेकर अब तक, जो नया पैटर्न है। तो आज ही हम आप लोगों को 10-12 को खाली ऑब्जेक्टिव है तो वो भी कंप्लीट करवा देंगे और क्लास कर देंगे खत्म, ठीक है। तो आ जाइए इधर। सबसे पहले मानचित्र के अध्ययन में, अरे कल बैठल है क्या कोई जी, देखो गार्ड आता है। ऐसी क्लास में एकदम शांति बना के रखना, लगे कि कोई है ही नहीं है। कहियो कहियो तो मछली बेच देता है सब। सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग पृथ्वी को देखें तो क्या पृथ्वी हर जगह एक समान है? पृथ्वी हर जगह अलग अलग प्रकार के है, उसकी आकृति जो है वो अलग अलग प्रकार के। कहीं पे आपको पहाड़ ही पहाड़ दिखेंगे, कहीं पे आपको पठार दिखेंगे, कहीं मैदान तो कहीं मरुस्थल, तो कहीं आपको पानी ही पानी दिखेगा। तो समस्या ये है
कि हम पृथ्वी पे जाने कैसे कि कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पठार है, कहाँ मैदान है, कहाँ पानी, कहाँ मरुस्थल, कहाँ वन, कैसे हमें पता चलेगा? कहाँ सड़क है, कहाँ उद्योग है, कहाँ शहर, कहाँ गांव। तो इन सब चीज़ों के लिए हमको चाहिए क्या जी? मानचित्र। तो मानचित्र पर हम कैसे दिखाएंगे? मानचित्र तो छोटा सा होता है और पृथ्वी तो बहुत बड़ा है, तो उतना बड़ा को हम स्केल के माध्यम से, सब 6th क्लास से ही पढ़ना है, स्केल के माध्यम से सेंटीमीटर मीटर लेकर के हम छोटे छोटे दिखाते हैं। मैप जितना ही बड़ा बनेगा, बड़ा मतलब जितना बड़ा एरिया को लेंगे, छोटे छोटे चीज़ों को में इग्नोर कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में जानो, तुम विश्व के जब मैप देख रहे हो तो उसमें पटना तुमको दिखाई नहीं देगा, बिहार दिखाई नहीं देगा, आपको भारत दिखेगा। जब आप भारत के पढ़ते हैं तो मैप उससे हो गया छोटा, तो उसमें आपको बिहार दिखाई देगा, पटना दिखाई देगा, लेकिन आपका नौबतपुर रौनिया दिखाई नहीं देगा। उसके लिए आप पटना जिला के देखिए मैप, तो उसमें आपको दिखाई देगा नौबतपुर, नौबतपुर में देखिए तो आपको रौनिया दिखाई देगा, रौनिया के मैप देखिएगा तो आपको अपना पूरा गांव, पूरा आसपास के चीज़ें दिखाई देगी। कहने का मतलब है कि जब हम मैप को, बड़े एरिया को कवर करते हैं मैप में, तो हम छोटे छोटे चीज़ों को इग्नोर मारते हैं। अगर छोटे चीज़ों को दिखाना है तो मैप हमको छोटे स्तर पर बनाना होगा, जिला स्तर पर बनाए, प्रखंड स्तर पर बनाए, ठीक। और इस सब बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। और विकास का एक नियम है, वो एकाएक नहीं होता है। कोई भी चीज़ का जो विकास होता है वो एकाएक नहीं होता है, वो धीरे धीरे विकसित होता है। तो जो मानचित्र है, जो आज हम लोग मैप यूज कर रहे हैं, वो भी एकाएक शुरू नहीं हुआ है, उसको बनने में भी टाइम लगा है। ऐसे माना जाता है कि पहला बार जो मैप बना वो बनाने वाला व्यक्ति का नाम था अल-इदरीसी, ठीक, जिसने मैप को उल्टा बनाया था। उसने भारत को नीचे की जगह ऊपर दिखा दिया था। बाद में धीरे धीरे उसमें सुधार हुए और मैप की बनावट जो है, मानचित्र बनना शुरू हुआ। लेकिन आज हम लोग उससे थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की आकृति है पृथ्वी पर। कहीं पे आपको पहाड़ मिल जाएगा, कहीं पठार मिल जाएगा, तो कहीं वी आकार की घाटी। वी आकार की घाटी मतलब समझते हैं, इधर से भी पहाड़ है और इधर से भी पहाड़ है, तो ये दो गो जब पहाड़ है तो बीच में क्या बना? यहाँ घाटी बनता है ना जी, जहाँ से हम लोग सूरज भगवान के निकाल देते हैं। यहाँ से नदियाँ निकलती है, ये पूरा मैदानी इलाका होता है, लेकिन दिखने में कैसा लगता है? भी जैसा लग रहा है। तो ऐसी घाटी भी बनती है। कहीं पे आपको जलप्रपात, झरना जिसको कहते हैं, वो भी मिल जाएगा। कहीं पे झील, कहीं नदी, कहीं मैदान, हर तरह की चीज़ें आपको मिल जाएगी। और ज़रूरत होती है इसको मैप पर दिखाने की। तो इसको दिखाने के अलग अलग नियम है। सबसे पहले जानिए उच्चावच निरूपण। उच्चावच निरूपण मतलब होता है पृथ्वी के ऊंचाई और निचाई को दिखाने का तरीका। मानचित्र की वह विधि अगर पूछ दे सब्जेक्टिव में कि उच्चावच निरूपण से आप क्या समझते हैं, क्या है, परिभाषा लिखे, किसे कहते हैं, कुछ भी पूछे, उच्चावच निरूपण आया बता देना है। मानचित्र की वह विधि जिसके द्वारा धरातल यानी पृथ्वी पर पाई जाने वाली त्रिविमीय आकृति का समतल सतह पर प्रदर्शन किया जाता है। सबसे पहले देखो, इस पृथ्वी पर जितना भी चीज है सब त्रिविमीय है। त्रिविमीय मतलब समझती हो आप लोग? समझते हैं जी। त्रिविमीय जानते हैं, सुने होंगे शॉर्ट में 3D। अब बोलिए मैथ वाले बच्चे का तो 3D नहीं जानते हैं। जानते हैं 2D और 3D में क्या अंतर होता है? 2D में आपको जो भी चीजें हैं वो सोया हुआ दिखेगा, लगेगा कि सतह पे सोया हुआ है, ठीक। लेकिन 3D जब आप मैप देखते हैं या कोई भी चीज को देखते हैं तो वो लगता है कि खड़ा है, ठीक। जैसे मान लीजिए आप शंकु ही बनाते हैं, तो एक शंकु आप ऐसे बनाए, ऐसे बनता है जी, ये करे शंकु कहते हैं, ठीक। ये लगेगा तुमको कि सोया हुआ है, लेकिन इसी में एक यहाँ से ऐसे खींच दो, एक यहाँ से ऐसे खींच दो, अब देखो लगेगा कि खड़ा है, कभी लगेगा कि इधर है, कभी लगेगा कि उधर है, हर तरह से तुमको दिखाई देने लगता है। तो 2D और 3D में यही अंतर होता है। और पृथ्वी पर जितना भी चीज है सब है 3D में। हम अभी किस थी में, 2D में कि 3D में है? आप बोर्ड तो है 2D में हैं, तो सूतल दिखाई दे रही है सबके, बेंच सब 3D में है, सब 3D में। आपको यहाँ से हटा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसको आप जो बैनर उस पर देखिए तो ऐसे दिखाई देता है आपको, जो यहाँ दिखाई दे रहा है ये इलाका है इसे बैनर पर। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जो बैनर है वो 2D में है। 3D में होता तो दिखाई देता है कि ऐसे उठा हुआ है।
तो पृथ्वी पर असल में जितने भी चीजें वो किस रूप में, 2D में कि 3D में? 3D में है। लेकिन ज्यादातर हम मैप को यूज कैसे करते हैं या किसी भी चित्रकारी में? 2D। जरूरत हमको उसको समझने के लिए किसकी होती है? 3D। तो मैप आपको दोनों तरीके में मिल जाएगा, 2D और 3D दोनों तरीके में मिल जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पे जब हम 3D के चीजों को मैप पर दिखाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? उच्चावच निरूपण। ठीक। पृथ्वी पर पाई जाने सभी आकृतियों में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। जितना भी चीज है पृथ्वी पे, कोई चीज को उठा के बताओ जेका में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं है। जिसमें ये तीनों चीज होता है वो 3D में बनता है। आप 2D में ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई तीनों नहीं दिखा सकते हैं। उसको दिखाने के लिए आपको 3D बनाना होगा। और इस पृथ्वी पर जितना भी चीज है, भले उसको एकदम मिली सेंटीमीटर ही काहे ना ऊंचाई हो, उसकी ऊंचाई होती है। मैया नाक में छुच्छी पहन ले है, उसको नीचे रख दो, क्या उसमें ऊंचाई नहीं है? एकदम हल्का ही होगा, सुई के नोक बराबर ही, लेकिन उसमें ऊंचाई है। इतना कम है कि उसको हम स्केल से माप नहीं सकते, लेकिन ऊंचाई तो है। आएगो इसको खुद ले लो, तो इसकी ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, फैलल है 2-4 बीघा में। ठीक, समझ गए? तो उस सब को हमको दिखाने के लिए त्रियामी यानी 3D की आवश्यकता पड़ती है। ठीक। इन भूआकृतियों को समतल सतह पर द्विआयामी रूप में भी प्रदर्शित किया जाता रहा है। इसको हम 2D में भी बनाते हैं इन सब चीजों को, और 3D में भी बनाते हैं। मैप पे तो हमनी के दोनों मिल जाता है। अब ये जो हमने के 3D वाला जो सिलसिला शुरू हुआ है वो एक दिन का चीज नहीं है। इसमें धीरे धीरे विकास हुआ है, धीरे धीरे बनाया गया। अब इसमें पहला जो विधि तुम्हारा आता है उस विधि का नाम है हसयुर विधि। यहां से होता है आपको क्वेश्चन आंसर अब शुरू। एक पीछे हो गया उच्चावच निरूपण, अब यहां से समझो, यही सब्जेक्टिव भी बनता है। इस विधि का शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम था लेहमान। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक। हैसुर विधि की शुरुआत किसने की? लेहमान ने। लेहमान है कौन? एक सेना के अधिकारी था। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। और इसी ने इसका विकास किया था। कैसे किया था? इसमें क्या किया जाता था कि जो दिखाना है चीजों को तो परफेक्ट नहीं दिखाया जाता था। जैसे आज आपको हिमालय देखना हो तब मैप में साफ साफ आप देख सकते हैं हिमालय कैसे। 3D में भी देख सकते हैं, कहाँ चोटी उठा है, कहाँ बैठा हुआ है, छोटा है, बड़ा है, सब देख सकते हैं। लेकिन शुरुआत में ऐसे नहीं था। तो लेहमान ने क्या किया कि इसमें वो चित्र बनाते समय जो नक्शा बना रहा था, इसमें तुमको दिखाई नहीं देगा क्योंकि एकदम धुंधला सा है, लेकिन समझो वो करता का था। चित्र में 3 लाइन को यूज किया, वो छोटी, महीन और खंडित, टूटा टूटा लाइन, 3 गो लाइन लिया और संकेत दिया कि किस लाइन से तुमको क्या समझना है। इसमें क्या किया गया कि ये रेखाएं आपको ढाल की दिशा, जल बहने की दिशा, ये सब के रूप में इसको दिखाता था। अगर मान लो ढाल बहुत ज्यादा है, जैसे मान लो हमने माउंट एवरेस्ट सीधे हिमालय वाला से नीचे आए तो ढाल बहुत ज्यादा है, तो जब ढाल बहुत ज्यादा रहेगा तो रेखाओं को क्या करेगा? पास पास में बनाएगा। अगर नजदीक नजदीक ऐसे रेखा खींचा है, ऐसे 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 ऐसे, तो समझो वहां पे ढाल बहुत ज्यादा, ये संकेत था। उसके बाद इन रेखाओं को मोटी और गहरी भी कर दिया जाता था, थोड़ा मोटा और गहरा, ताकि समझ में आए कि यहाँ ढाल है। इसके लिए क्या नियम अपनाया गया? पहला चीज, रेखा जो खींचा जाएगा वो एकदम नजदीक नजदीक और मोटा और गाढ़ा रहेगा। अगर मोटा भी है, गाढ़ा भी है और नजदीक भी है, यानी वो इलाका गड्ढे वाला है, वहां ढलाव ज्यादा है। ये नियम था। फिर आज के मैप से तुनी के दिखाएंगे कि देखो कैसे संकेत होता है। आज ही बिना संकेत के मैप हम नहीं देख सकते हैं। उसके बाद जो कम ढाल वाला होता था उसकी रेखाओं को क्या कर दिया गया? पतला कर दिया गया, हल्का कर दिया गया और दूर दूर बनाया गया। तो ऐसे करके उसको पहचाना जाता था। और जो समतल होता था बराबर, वहां क्या कर दिया गया? खाली। मतलब पृथ्वी के 3 रूप को दिखाया गया: पहाड़, पठार, मैदान। पहाड़ी इलाका में ढलाव ज्यादा होता है तो वहां की रेखा मोटी होगी, ज्यादा गाढ़ा होगा और नजदीक नजदीक होगा। पठारी इलाका में ढलाव कम होता है पहाड़ी के तुलना में, तो वहाँ पे रेखा दूर दूर, हल्का और पतला होगा। और मैदानी इलाका में पूरे तरह से छोड़ दिया जाएगा। ये पहले मैप में हसयुर विधि में उपयोग किया जाता था। समझ गए?
तो इस तरह से इसको बनाया गया। ये काला वो सब तुमको बता ही दिए। इससे मैप जो है वो देखने में आकर्षक और सजीव भी लगता था, लोगों को साफ साफ पता भी चलता था, ठीक। और इसमें लोगों को सही ज्ञान हो जाता था कि कहाँ पे ज्यादा ढलाव है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे एकदम नहीं है। ये हो गया तुमको हस्यूर विधि। उसके बाद है पर्वतीय छायाकरण। दूसरा तरीका था पर्वतीय छायाकरण से। उसमें क्या किया जाता था कि मान लो जैसे हमने के हिमालय पर्वत है, ठीक, तो बताओ यहाँ पे उत्तर पश्चिम जिस दिशा में होगा तो उत्तर हमारा किधर है, इधर, अब पश्चिम इधर। तो आपको ऊपर से मैप से लीजिए तो मैप में हम कहाँ पढ़ते हैं, उत्तर इधर, पूरब दक्षिण इधर, पूरब इधर और पश्चिम इधर। तो इस दिशा से यहाँ से उत्तर पश्चिम मतलब कहाँ हो जाएगा, इन दोनों के बीच में। यहाँ से कल्पना किया जाएगा कि यहाँ से एक रे मतलब क्या होता है, किरण इस पे गुजर रही है। बताओ किरण गुजरेगा तो क्या होगा, इस तरफ का होगा। ये इलाका में, ये पूरा मैदानी इलाका, यहाँ पे क्या होगा, वहां पे छाया जाएगा किसका, इसका। और ये जितना बड़ा होगा छाया उतना ही यहाँ ज्यादा और गहरा रहेगा। तो ये तरीका भी अपनाया जाता था कि पहाड़ को दिखा दिया और पहाड़ को दिखा के यहाँ पे पूरा गाढ़ा कर दिया। यहाँ गाढ़ा करने का मतलब है कि यहाँ पहाड़ी इलाका है, बड़ा है, ऊंचा है, इसीलिए यहाँ पे दूर तक ज्यादा गाढ़ा में छाया है। तो ऐसे भी मैप को पहले दिखाया जाता था। समझ गए यहाँ तक की चीज क्लियर? कोई डाउट रहेगा तो बोलते जाइएगा, कोई डाउट ना हो। इतना बढ़िया हम थोड़े पढ़ावे कि डाउटे ना है। तो देखो मैं बताएगा कि इस विधि में उच्चावच को प्रदर्शन करने के लिए, ऊंचे नीचे को प्रदर्शन करने के लिए क्या किया जाता था, उत्तर पश्चिम कोने पर ऊपर से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती थी। और जो अंधेरा में हिस्सा पड़ता था उसको ढाल या गहरी रंग से रंग दिया जाता था, जिससे पता चले कि इधर ऊंचा है और इधर नीचा है। तो ये विधि भी यहाँ पे अपनाया जाता था। समझ गए? और जो एकदम हल्का है या छोड़ दिया जाता है वो समझिए कि मैदानी इलाका, वही विधि इस प्रकार से। क्लियर? अब आइए आगे, 22 पेज हो अभी पहुंचले तो नहीं, 25वें में गर्दा गर्दा कर देबो। आज छुट्टिए न देबो तो लेकर बिना 22 पेज खत्म है ले। आज खत्म करना है तो खत्म करना है, डरिए मत। 22 पेज में बाकी सब ऑब्जेक्टिव है। इधर देखो, तो ये वाला समझ गया। अब आइए तल चिन्ह। तल चिन्ह में क्या होता था, इसमें क्या किया जाता है कि पहले सर्वेक्षण किया जाता है। मान लो यहाँ के चीज के बारे में बताना है तो पहले यहाँ के गांव के, सड़क के, जो भी बिल्डिंग्स हैं, इन सब चीजों का ब्यौरा तैयार किया जाएगा, सर्वेक्षण किया जाएगा कहाँ का है, ठीक। तो वो काम किया गया कि जो भी भवन है, पुल है, खंभा है, पत्थर है, जो अस्थायी वस्तु है, जो अपने जगह से नहीं हिलेगा। मकान बन गया तो 50 साल तक, 100 साल तक रहेगा। खंभा गड़ गया तो लंबे टाइम तक रहेगा। कोई पहाड़ है, पत्थर रखा हुआ है तो लंबे टाइम तक रहेगा। तो उन वस्तुओं को आधार मान के और समुद्र तल से मापा जाता था उसकी ऊंचाई। आप कभी रेलवे स्टेशन वगैरह पर गए होंगे कहीं भी, तो आपको लिखल मिला होगा कि फलाना स्टेशन, नीचे लिखा होगा कि इतना 100 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई। ना पढ़ ले हैं, आंख बंद करके तो सब चलता है, लिखल रहता है पक्का। हम लिखल दिखा दे मैडम स्टेशन वाला पर तब। अरे भले इधर तो ना लिखल है, हम कहीं रहे कि कहीं गया होगा तो स्टेशन पर मुख्य रूप से मिला होगा। वैसे भी अभी हम जो भी ऊंचाई मापते हैं वो कहाँ से, समुद्र तल से। आप लोगों 9th में जब पहाड़ पठार मैदान पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि ऊंचाई तो जमीन पर से मत नापे लगे। माउंट एवरेस्ट के 8,800 मीटर मुख्य रूप से हम कहाँ से मापते हैं, समुद्र के नीचे के तल से। समझ गई? हाँ, समुद्र के तल से मापते हैं। तो समुद्र तल से इसकी मापा जाता है और ऊंचाई बताया जाता है। और उसको, हाँ रुको पहले, और उसी को हम क्या कहते हैं, तल चिन्ह, ठीक ना। जब समुद्र के लेकर के नीचे से, उसके तल से और ऊपर तक के माप करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, तल चिन्ह कहते हैं। अब बोलो क्या पूछ रहा था, गदावा कहीं के माउंट एवरेस्ट के लिए जाएगा। हम यहाँ हैं अभी तो यहाँ से नीचे नहीं नाप सकते हैं कि कितना नीचे है। बोल पहले,
यहाँ पे हम खड़ा हैं, ऊपर 2 बिल्डिंग है, नीचे 2 बिल्डिंग है, हम यहीं पे, हम यहाँ से दोनों नहीं माप सकते हैं? माप सकते कि ना? हाँ चाहे ना बोल, फित्ता से तो ऐसे मापते हैं। और कैसे मापते हैं, समझ गया? तो ये तुमको हो गया तल चिन्ह वाला। ठीक, एकरा में भी ऊंचाई सबको फीट और मीटर में दिखाया जाता है कि या तो इतना मीटर ऊंचा है या इतना फीट ऊंचा है। फिर है तुमको स्थानिक ऊंचाई, तल चिन्ह के सहायता से ही इसको भी लाया जाता है, और इसमें कोई विशेष स्थान की ऊंचाई मापी जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई। तो ये हो गया तुमको स्थानिक वाला। इसमें इतने याद रखना है, ज्यादा में मत घुसो, क्या कि ढेर इसमें जो विधि वो पुराना वाला है, कभी देखे नहीं है तो माथा में पारे वो कर जाएगा। हाँ, त्रिकोणमितीय स्टेशन। तो देखिए त्रिकोणमितीय स्टेशन ढेर मेन इसमें है ना, चैप्टर है कि इस ये सब विधि आज यूज नहीं होता है, आप कभी देखे ही नहीं है, तो पहला बार कोई चीज देखते हैं तो क्रैश। अब बोला मैप बताएंगे, जब पूरा खत्म हो जाएगा तब मैप हम बताएंगे उसको देखने के लिए, ठीक ना? आज ना सिखाएंगे तो कहिए सिखाएंगे। अब देखिए, तो त्रिकोणमितीय स्टेशन का संबंध उन बिंदुओं से है जिनका उपयोग त्रिभुजन विधि, एक प्रकार के सर्वेक्षण होता है, उसमें भी सर्वेक्षण किया जाता है, हर जगह की जानकारी ली जाती है और उसके बाद इसको तैयार किया जाता है, और इसमें त्रिभुज बनाकर उसके बगल में धरातल और समुद्र के ऊंचाई को लिख दिया जाता है। ऐसे त्रिभुज बना के, किताब में तस्वीर होगा, हमको शायद छूट गया है, तो ऐसे करके बनाते हैं, जो कि आजकल न के बराबर यूज होता है। हम लोग जो मैप यूज करते हैं वो अलग है, तो उसको हम ये पूरा खत्म करने के बाद बताएंगे। ऐसे उसका उपयोग देखो तो आ गया है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अलग अलग रंग का उपयोग करते हैं। जैसे आज के मैप में होता है, अगर हमको मैप में पानी दिखाना हो, कौन सा रंग से रंगते हैं उसको? अगर हमको मैदानी इलाका दिखाना हो तो हम उसमें क्या करते हैं? मैदानी इलाका दिखाने के लिए हरा रंग, पठार दिखाना हो पीला रंग, और अगर पहाड़ दिखाना हो तो भूरा रंग यूज करते हैं। बर्फीला क्षेत्र दिखाना हो तो उजला रंग। तो खाली ऊंचाई और नीचाई ही हम मत नहीं बताते हैं कि ये ऊंचा ये नीचा है, हम ये भी बताते हैं कहाँ पानी है, कहाँ जमीन है, कहाँ पे तुमको मरुस्थल है, कहाँ बर्फ है, सब साथ में दिखाते हैं। तो वो होता है तुमको स्तर रंजन। इसमें अलग अलग रंगों के माध्यम से हम मैप में अलग अलग चीजों को दिखाते हैं। अगर आप एटलस देखे होंगे, एटलस जानते हैं कहाँ है? मानचित्रों के किताब को हम एटलस कहते हैं, में खाली मैप रहेगा, खाली मानचित्र रहेगा, तो उसमें आपको इस तरह की चीजें दिख जाएगी। उसमें एक चीज और किया जाता है, वो हम आज वाला मैप में दिखाएंगे। उसमें बता दिया जाता है अगर ज्यादा ब्लू है जैसे पानी, तो ज्यादा ब्लू को ऐसे मैप में अलग रहेगा तो दिखा देता है, लिख देता है, सब हम दिखाएंगे। तो उसमें कर देगा एकदम डार्क ब्लू। डार्क ब्लू मतलब है कि वो जगह में गहराई ज्यादा है, और अगर हल्का ब्लू है तो समझिए कि वहां पे गहराई कम है। अगर भूरा दबा के है तो ऊंचाई ज्यादा है, हल्का भूरा है। अगर हरा एकदम गाढ़ा किया हुआ है तो वहां पे मैदानी इलाका एकदम घना है, जंगल वंगल वन आपको मिल सकते हैं, और हल्का हरा है तो कम, वहाँ पे जंगल वगैरह या मैदानी इलाका कम मिलेगा। समझ गए? तो ऐसे करके दिखाते हैं। तो ये सब विधि किस में प्रयोग होता है? स्तर रंजन में, उसको हम कहते हैं स्तर रंजन। तो इसमें आपको वही है, देखो यहाँ बता दिया गया है कि जल को हम नीले रंग से, मैदान को हरे रंग से, पर्वत को हल्का कथई रंग भूरा कहो, और बर्फ से हम लोग सफेद रंग से बर्फ को दिखाते हैं। समझ गए? पठार को हम लोग पीले रंग से दिखाते हैं। सब याद रखना, तनिए को से पढ़े लगे है। उसके बाद है समोच्च रेखा। ये भी एक विधि है और सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि उच्चावच निरूपण का सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि का है, तो समोच्च रेखा जो लाइन सीढ़ी जैसा बना के हम बनाते हैं, तो उसका यहाँ पे बात किया गया है। इसमें क्या कहा जाता है कि सर्वोच्च रेखाएं भूतल पर समुद्र जल तल से एक समान ऊंचाई वाले बिंदु स्थानों को मिलाकर मानचित्र पर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है, वही सब समझो, तुमको हम बता दिए। समुद्र से ऊपर के लेंगे और बना के खींचेंगे कि देखिए यहाँ से ऐसे इसकी
ऊंचाई है, तो वो एक काल्पनिक रेखा होता है, असल में ऐसा कोई रेखा मिलेगा नहीं, कल्पना किया जाता है। जैसे हमने पृथ्वी को पढ़ते हैं ऐसे करके कि ये हई रेखा, ये हई रेखा, ये हई रेखा, ये हई रेखा, ये हई रेखा। कौन कौन रेखा लिखे बता तो? ये कौन रेखा है? आर्कटिक रेखा। ये कौन है? कर्क रेखा, विषुवत रेखा, ये मकर रेखा, अंटार्कटिक रेखा। क्या असल में पृथ्वी पर ये रेखा है? ये एक काल्पनिक रेखा है चीजों को समझने के लिए। हम लोग पढ़ते हैं मैप वगैरह, देखो उधर पीछे लगाया हुआ है सौरमंडल में, तो सब ग्रह के बीच में से वो लाइन खींचल है ऐसे, यहाँ ग्रह है ऐसे लाइन खींचा हुआ है। क्या हम वहाँ जाएंगे ब्रह्मांड में तो ऐसा लाइन है? लाइन नहीं, वो कल्पना करके खींचा गया ताकि आप समझे में कंफ्यूज न हो। तो उसी प्रकार जब हम मैप भी बनाते हैं तो इसमें काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं। क्यों? चीजों को समझने के लिए, समुद्र तल से ऊंचाई को समझने के लिए। तो वो किसमें किया जाता है? समोच्च रेखा में किया जाता है। और इसमें भी अलग अलग रंग से अलग अलग चीजों को दिखाया जाता है, समझ गए? तो ऐसे करके किया जाता है। फिर इसमें बताया गया है कि समोच्च रेखा में जो ऊंचावा चीज हम दिखाते हैं वो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होता है। अगर मान लो एक समान ढाल को दिखाना है तो समोच्च रेखाओं को एकदम बराबर बराबर दूरी पर खींचते हैं, ठीक? ये सब एक ढलान पर है तो ऐसे एकदम बराबर पर, ऐसे हमारा बराबर होगा नहीं, स्केल लेकर ना बैठे हुए हैं। और खड़ी ढाल को दिखाने के लिए, खड़ी ढाल मतलब ऐसे जो पहाड़ी इलाका में रहता है सीधे ऐसे रहेगा, ऐसे, तो खड़ी ढाल है। तो उसको दिखाने के लिए हम रेखाओं को क्या करते हैं? पास पास बना देते हैं। तो अगर रेखा पास पास है मतलब ढलकाओ एकदम खड़ा है, सीधे जब नीचे, जैसे हमने उतरला वहाँ से रोहतासगढ़ के किला से, तो हम लोग खड़ी ढलाओं पर से उतर रहे थे, समझ गए? वो खड़ी ढलाओ था, सीधे ऐसे था, तो ऐसे दिखाया जाता है। और अगर मान लीजिए ढलाव कम है, तो ये भी पीछे तो हम बता ही दिए हैं, ढलाव कम रहता है तो क्या करते हैं जी? रेखा को हम दूर दूर खींचते हैं। तो वो विधि का यहाँ भी उपयोग किया जाता है, और भी अलग अलग विधि इसमें हम यूज करते हैं। आप अपने तरीके से भी कुछ इसमें कर सकते हैं, लेकिन आपको संकेत में बताना होगा कि किस चीज का मतलब हम क्या कह रहे हैं। हो सकता है हमको पानी दिखाना है, हम पानी को बुल्लू से दिखा दें अपना कलाकारी करके, तो हमको साइड में लिखना होगा कि जो बुल्लू से ना दिखाते हैं जी, बुल्लू की जगह हम भूरा कर दें, तो हमको साइड में लिखना पड़ेगा कि भूरा रंग जो किसका है? जल के है। उजला से मान लो हम पहाड़ दिखा रहे हैं, तो उजला को हमको ऐसे करके लिखना होगा कि ये क्या चीज है? पहाड़ है। तब आगे आदमी के मैप समझ में आएगा, ना तो वो उल्टा समझ जाएगा, क्योंकि आप उल्टा कर दिए हैं ना। असल में सर्वमान्य यही है कि हम नीले रंग से पानी दिखाते हैं, आप करें कि ना हम नीला रंग से हम पहाड़ दिखाएंगे, तो दिखाइए, लेकिन आप संकेत में दे दीजिए कि नीला रंग मतलब यहाँ क्या है? पहाड़ है, समझ गए? तो कुछ अपना भी आप कर सकते हैं, विशेष चीज को दिखाने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं, समझ गए? उसके बाद है एक तुमको पर्वत वाला। पर्वत की आकृति के आधार पे भी हम लोग यहाँ पे पता लगाते हैं। अगर आप पर्वत देखिएगा तो ये हमारा पर्वत है ना जी, ऐसे नहीं ना रहता है, आए देखे में इसने लगता है ऐसे। यहाँ पर तो रोहतासगढ़ के किला रहा, हमने बैठा रही, बड़ा रहा है, लेकिन दूर से देखने में वो ऐसा ही रहता है। तो वो पतला और नुकीला होता है, और आसपास के स्थलाकृति से पर्याप्त ऊंची, मतलब जो आसपास के जो क्षेत्र है उससे वो ऊंचा होता है। आप लोग दिमाग में जो रोहतासगढ़ घूमने गए थे उसको ले सकते हैं कि अगल बगल के जो बाजार वगैरह था वो नीचे था, और हम लोग ऊपर थे, इतने ऊपर थे कि वहाँ से चिल्लाएं भी तो आवाज़ नीचे ना आएगी। रात हो चुकी थी, ठीक, रास्ता पता नहीं था, भटक रहे थे, ठीक। तो आसपास के क्षेत्र क्या होते हैं? इसकी तुलना में वो नीचे होते हैं और दिखने में समतल होते हैं, और जो पहाड़ होता है, पर्वत होता है, वो ऊंचा होता है और दिखने में नुकीला पतला सा होता है, दिखता है ना दूर से। उसी हम लोग जब चित्रकारी करते हैं पर्वत के तो वैसे ही बनाते हैं, तो वैसा होता है। और देखने में वो शंकुनुमा, जैसा शंकु होता है उस प्रकार के तुमको दिखाई देगा। खास करके जो ज्वालामुखी से बनते हैं पर्वत, ज्वालामुखी के फटने से वो तुमको इस आकृति के मिल जाएंगे, ठीक। तो वहां पे कुछ इस प्रकार से उसको दिखाया जाता है। इस प्रकार मतलब समझो, जैसे जैसे दूर जा रहा है, यानी इतना क्षेत्र तक ये क्या है? फैला हुआ है, ये इसकी लाइन है, ठीक ना।
तो ये वाले इलाका में इसकी जो दूरी है वो कम होगा। थोड़ा और ऊपर जाइएगा तो मान लीजिए ये इलाका ले लिए, थोड़ा और ऊंचा चलेगा, एकदम केंद्र में आइएगा, यानी कहाँ हैं आप, एकदम ऊपर में है। तो ये तो 2D में है, यही 3D रहता है ना, तो इसी में ऐसे करके घुमा घुमा के बना देता है। 2D में है तो कहाँ दिख रहा है वो लाइन आपको, ऊपर। अगर आप कल्पना कर सकते हैं तो करिए, और इस इमेजिन को ऐसे, इस इमेज को ऐसे इमेजिन कीजिए कि इस लाइन को हमको इसमें घुसाना है। तो जो ये वाला लाइन है वो कहाँ जाएगा, नीचे, यानी यहाँ पे इसका चौड़ाई ज़्यादा है, दूर तक फैला हुआ है। ये लाइन थोड़ा सा उससे ऊपर, धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। यहाँ जाने का मतलब एकदम यहाँ है। अब ध्यान से इसमें देखिएगा तो यहाँ पे मैप में दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे मीटर मीटर लिखा हुआ है। यहाँ कम है और जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी धीरे धीरे हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे पहुँचेंगे तो दूरी, ऊंचाई ज़्यादा होगी। तो इस तरह से ये चीज़ को दिखाया जाता है, समझ गए। तो इस प्रकार से यहाँ पे वही चीज़ सब बतावल है, तो ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पठारी इलाका से भी हम लोग बनाते हैं। पठारी इलाका में ढलाव ज़्यादा होता है, वो नुकीला नहीं होता है। वो कैसा होता है, इस प्रकार से होता है। कभी भी अगर मैप पढ़े होंगे या पहाड़ पठार मैदान पढ़े होंगे तो उसमें कि एक ऐसे, ठीक, गया, फिर यहाँ से एक ऐसे गया और एक ऐसे आया, तो ये हो गया हमारा पहाड़। ये वाला इलाका हो गया मेरा पठार, ये हो गया मैदान, और इसके नीचे ये क्या हो गया, ये हो गया आपका जलीय भाग। तो उसी की विधि को यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें हम लोग ऐसे दिखाते हैं, इसको थोड़ा चौड़ा करके बनाते हैं। पहले बनता था, आजकल सब यूज नहीं होता है। अगर वो लाइन इस प्रकार से बना है, इसका मतलब क्या चीज है, वहाँ का इलाका कैसा है जी, पठारी इलाका है। अगर गोल गोल बनल है ऐसे ऐसे, तो किसको बना रहा है, ये बनाया पर्वतीय इलाका को। लेकिन अगर इसी लाइन को ऐसे ऐसे करके बना दिया गया, तब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पठारी इलाका। तो ऐसे करके उसको बनाया जाता था। उसके बाद जलप्रपात है, झरना ये सब दिखाने के लिए। तो झरना दिखाने के लिए ये वाला चिन्ह यूज होता था, यहाँ दिख रहा है आई। तो इस चिन्ह का यूज किया जाता था तुमको झरना के लिए। मुख्य रूप से तुमको इतना ही इसमें जानना था। अब और कुछ इसमें हमको नहीं लगता है क्या है। एक है तुमको भी आकार के घाटी, दो पर्वतों के बीच में आप देखिएगा तो हमेशा एक लाइन बन जाता है। हम पर्वत बनाते हैं इसे था, ठीक। तो ये मेरा पर्वत के चोटी है, ये चोटी, ये चोटी, और ये जो बीच में बना ये क्या है, ये घाटी है। और देखोगे तो ये कैसा है, भी आकार के, ठीक, भी आकार की घाटी है। वही यहाँ दिखाया गया है कि देखो, अगर इसको देखो तो ये भी आकार वाला बन रहा है, बस मुंह चिराए लेकर बेचारा के मुंह चिर है। लेकिन हाँ, खाड़ी या घाटी में समझो, जब इधर से भी भूमि है, इधर से भी भूमि है और इधर से भी भूमि है, इनमें से पानी है, तो इसको हम खाड़ी कहते हैं। तीन तरफ से भूमि और एक तरफ से जल हो तो उसको हम, तो देखो ध्यान से, इनमें से भारत के है हिस्सा, एनू है म्यांमार तक, इनमें से पानी है, तीनों तरफ पानी है, बीच में रहेगा अफ्रीका। हाँ जी, नहीं, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। सब 9वें में पढ़ना है, भुला गई ले, तू तो आईबे नहीं करता था। 3 दिन से पानी हो और 1 दिन से भूमि हो तो उसको हम कहते हैं खाड़ी। रुक जाओ, पहले इसमें समझो, प्रायद्वीप वाला बता दिए, समझो शांति से। 3 तरफ से भूमि और 1 तरफ से जल हो तो इसको हम कहते हैं खाड़ी। लेकिन 3 तरफ से जल हो और 1 तरफ से भूमि हो तो उसको हम कहते हैं अंतरीप या प्रायद्वीप। अंतरीप प्रायद्वीप में अंतर, अंतरीप पतला होता है और प्रायद्वीप मोटा होता है। समझ गए, सब 9th में पढ़ना था। यहाँ तक खत्म। ये भी आकार पा जाए तो भी आकार के मैप में कैसे दिखाया जाता है जी, तो ये जैसन भी बना है तो देखो इन्हें से उल्टी भी बनावल है, उल्टा भी बना करके उसके घाटी को दिखाया जाता था मैप पर, उल्टा अक्षर के भी बना के। तो ये था भी घाटी, घाटी को दिखाने के लिए उल्टा
भी। आपको मुख्य रूप से इतना ही पढ़ना था, ज़्यादा ही पूछता नहीं है, कम पूछता है, तो बेसिक इतने जानकारी रखना है, ज़्यादा अंदर मत घुसिएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा। बाकी क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव देख लेना है, काम हो गया आपका खत्म। तो अब आप लोग आ जाइए, लगले ऑब्जेक्टिव करवा दीजिए, ठीक। तो आ जाइए आप लोग अपने ऑब्जेक्टिव पर, ठीक। पहला सवाल पढ़ल में से देखना है, जितना है उतना ही को देना है, ज्यादा जवाब नहीं देना है, ठीक। सबसे पहले पूछ रहा है कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैसुर विधि का विकास किसने किया था? तो अभी हम बताए कौन थे, लेहमान। कौन था ये? तो एक सैन्य अधिकारी था, कहाँ के? ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रेलिया ना, ऑस्ट्रिया। पढ़ेगा नयका 10 मनोलन के पढ़ना है पहले चैप्टर में, ठीक, पुरानकन पढ़ लिया है। तो ऑस्ट्रिया के लेहमान जी ने पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृति पर किस दिशा से प्रकाश की कल्पना, अभी बताए थे। देखिए ऐसे पाड़ते हैं, ये हमारा उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। और लाइट कहाँ से खींचते हैं? यहाँ से। तो इधर उत्तर, यहाँ पश्चिम, का क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम से हम लोग उसमें काल्पनिक प्रकाश की, एक प्रकाश की कल्पना करते हैं कि उधर से प्रकाश आ रही है, तो इधर हम छाया दिखा देते हैं, ठीक। छोटी, महीन और खंडित रेखाओं की ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन करने की विधि को क्या कहते हैं? तो ये जो रेखा खींचोला है, पहले विधि में बताए, क्या है उसका नाम? हसियूर विधि। यही सब तुमको याद रखना है, समझ गया? आगे, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं तल चिन्ह से नापी गई किसी विशेष स्थान को स्थानिक ऊंचाई। ये भी अभी हम आप लोगों को बता दिए। स्तर रंजन विधि के अंतर्गत नीले रंग से हम क्या दिखाते हैं? तो नीले रंग से हम लोग दिखाते हैं जल। मैदान दिखाना हो तो हरा, पठार दिखाना हो तो, और पर्वत दिखाना हो तो भूरा रंग, ठीक। यही सब पलट पुलट के पूछेगा। प्राकृतिक मानचित्र में बर्फीले क्षेत्र को सफेद रंग से दिखाते हैं, उजला से। कोई दिक्कत है? इनमें उच्चावच प्रदर्शनी की सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी जाती है? सबसे बढ़िया वाला हम बताए हैं अभी कि समोच्च रेखा को सबसे बढ़िया माना जाता है, अब तक में सर्वश्रेष्ठ है। यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर बनाई गई है तो इसका मतलब क्या होता है? दूर दूर के मतलब ढलाव जो है वो मंद है, कम है। और अगर भीरी भीरी गाढ़ा बन गया तब, अगर खाली है तब मैदानी है, समतल है। तीनों बताए ना भी। अगर रेखाएं मोटी है, गाढ़ा है और नजदीक है तो तीव्र ढाल है। अगर पतला है, हल्का है और दूर दूर है तो मंद ढाल है। और अगर खाली छोड़ा हुआ है तो समतल है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन विधि उच्चावच प्रदर्शन की विधि नहीं है? तो हम रंग का उपयोग करते हैं मैप में। समोच्च और हैसुर तो पढ़वे किए हैं, कौन हो गया? अंक विधि इसमें नहीं आता है। हैसुर विधि में ढलाव हिस्सा दिखाई देता है, कैसन? हमको ढलाव दिखाना है तो उसको कौन रंग से रंगते हैं? हैसुर विधि में काला रंग से, पूरा काला काला कर देते हैं, बस खत्म। यदि समोच्च रेखाएं पास पास बनाई जाती है, एक मैप लेते हैं, ये आज वाला समझा दे रहे हैं, मैप कैसे देखते हैं अब बोला ये तो 19 क्लास में से। तब तक यदि समोच्च रेखाएं पास पास बनाई जाती है तब इससे क्या होता है जी? खड़ी ढाल है, ढलाव ज्यादा है। तीव्र ढाल को भैया खड़ी ढाल। एगो मैपो लाओ ना, हो भारत वाला लिया ना। लेहमान किस देश के निवासी थे? ऑस्ट्रिया। बस आप लोगों को इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसी में से हो सकता है आएगा तो एक आध गो, न तो अइबे नहीं करेगा। शांति रखे, क्लास खत्म नहीं हुआ है, हम चैप्टर खत्म किए हैं, क्लास अभी चल रहा है आप लोगों का। आप लोग आज वाला मैप देख लीजिए कैसे हम उसको पढ़ते हैं। देखिए जी, आपको मैप के बारे में जानना है तो सबसे पहले जानिए मैप होता है 3 प्रकार के। एक होता है पॉलिटिकल मैप, जिसमें आपको बॉर्डर दिखे हुए रहेगा, देश के, राज्य के, जिला के। जहां इस तरह के बॉर्डर दिखाई दिया वो है आपका पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मानचित्र। एक कंफ्यूजन और होगा आप लोगों को कि आखिर इस मैप में कोई कोई पीला, कोई ब्लू, कोई बैगनी, ये क्यों है?
ये किसी चीज का संकेत नहीं है, ये बस दिखा रहा है कि आपको दूर से पता चल जाए कि ये एरिया कितना दूर में फैला हुआ है। अगर ये कलर नहीं रहता तो आप बता पाते कि एरिया कहाँ तक है। कलर है तो आप दूर से ही पता लगा ले रहे हैं कि ये कहाँ तक है, इसीलिए इसको अलग अलग रंग से कलर किया गया है ताकि उसके एरिया को आप समझ सके। तो ये है आपका पॉलिटिकल मैप, ठीक। ये है आपका दूसरे का फिजिकल मैप। जिस मैप में आपको पहाड़ पठार मैदान इन सब चीजों को दिखाया जाए उसको हम कहते हैं फिजिकल मैप। और एक होता है आपको थीमेटिकल मैप, उसमें वनस्पति खनिज इन सब चीजों को दिखाया जाता है, कहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है, कहाँ पे कौन चीज का उत्पादन ज्यादा होता है, कौन खनिज कहाँ निकलता है। वो जिस मैप में आप पढ़ रहे हैं वो कौन सा होता है, थीमेटिकल। अभी हम बताएं पहाड़ को किस रंग से दिखाते हैं, बताओ ये पूरा इलाका क्या दिख रहा है तुमको, पहाड़। यही है हमारा हिमालय, और हिमालय यहाँ तक है। हम लोग मुख्य रूप से समझते हैं कि ये है, ये तो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है जहाँ पे ज्यादा है, फैला है कहाँ तक, ठीक। बताइए जहाँ जहाँ हरा दिख रहा है वो कौन सा इलाका है, हमारे तरफ पहाड़ पठार नहीं मिलेगा, ना के बराबर है। क्या चीज मिलता है हम लोगों को, तो देखो तो बिहार वाला इलाका ये है, पश्चिम बंगाल, इधर है तुमको बिहार। यहाँ बताइए बिहार कैसा दिख रहा है आपको, हरा। हरा मतलब ये कौन सा इलाका है, यहाँ पीला दिख रहा है हमको, ये सब कैसा इलाका है, ये हमको दिख रहा है जल। समझ गए। अब देखो मैप में और क्या रहता है, आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ऊंचाई मीटर में, और रंग दिखाया हुआ है। अगर एकदम गहरा है तो समझो, यहाँ पे गाढ़ा रंग है तो समझो वहाँ जल का गहराई ज्यादा है, वहाँ ज्यादा गहरा में पानी की मात्रा वहाँ पे ज्यादा है। धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर आओगे तो मैप में देखोगे कि वो हल्का हल्का उजला होते जा रहा है। उसके बाद आगे आपको हरा, यानी आप आ गए समुद्र से कहाँ, मैदानी क्षेत्र में। और जहाँ पे ज्यादा हरा है वो आपका ज्यादा मैदानी क्षेत्र है, और नदी के समुद्र के तटीय क्षेत्र में मैदानी इलाका ज्यादा होता है पानी ये सब के पूर्ति के कारण। समझ गए। तो ज्यादा गहरा मिलेगा। फिर धीरे धीरे ऊपर आइएगा तो हल्का हरा होगा, यानी मैदानी क्षेत्र है लेकिन हरा कम है, हरा भरा कम है। उसके बाद ऊपर आइएगा तब पीला दिख रहा है, यानी आप कहाँ घुस गए, अब पठारी में। आप यहीं से देखिए, ये हमारा था जल, जल से घुसे हम कहाँ, मैदानी इलाका। मैदानी के बाद क्या मिल रहा है, पठार, और पठार के बाद पहाड़। तो ये चीज दिखाया जाता है। उसके बाद मैप में आप लोग और क्या याद रखिएगा, इस तरफ आ जाइए तो सबसे पहले मैप हमेशा देखना चाहिए उत्तर दिशा में है करके। तुमको कैसे पता कि हम उत्तर दिशा करें, तो यहीं पे लिखा हुआ रहेगा, ये मुंह किधर होना चाहिए, उत्तर की ओर, तब आप मैप सही समझिएगा। अगर हम मैप ऐसे लेके भी बैठ जाएं तो असल में हम किस तरफ में हैं, दक्षिण में है, सब हम उनको उल्टा हो जाएगा। हम किस तरफ हैं, तो उल्टी मैप लिए हुए ना, तो एन्ने वाला चीज एन्ने दिखाई देगा, एन्ने वाला एन्ने। तो मैप को हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। अगर चित्र बनाते हैं तो चित्र में याद रखिएगा, नॉर्थ हमेशा हम ऊपर रखते हैं, नीचे साउथ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब। समझ गए, क्लियर। अब इसमें देखो संकेत जो बोलते हैं कि मैप में बताया जाता है, यहाँ दिया हुआ है सब। आपको इसको समझने के लिए इस चीज को समझना होगा कि अगर आपको इस कलर का किया हुआ है, अभी दूर से तो दिखाई देगा नहीं, आप मैप में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो कहा गया कि आपको 2 ब्लैक लाइन रहे, पीला रहे और लाल रहे, यानी वो देश की राजधानी है। और ऐसा 1 गो मिलेगा खाली आपको दिल्ली में। अगर खाली लाल बुंदा है तो वो सब राज्य की राजधानी है। किसी मैप में इसके जगह कोई और संकेत हो सकते हैं, तो वो लिख देगा यहाँ बगल में कि किसका मतलब क्या है, तो सब के लिख दिया जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे ऐसे, अगर इस प्रकार के लाइन तुमको दिखाई दे रहा है तो समझिए वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो बॉर्डर है हमारा। और अगर खाली ऐसे ऐसे है तो वो हमारा क्या है, राज्य की सीमा है। और आप मैप उन सब चीज़ों को देख सकते हैं कि उसी प्रकार से बनाया हुआ है। तो अगर आप एक्स्ट्रा रिवीजन करना चाहें तो इसको पढ़ के इसको देखिए, समझिए। और अगर मैप आपको समझ में नहीं आता है तो पूछिए, हम बताएंगे कि कहाँ किस चीज़ को दिखाया जा रहा है। हर चीज़ को बता देंगे कि कैसे हम मैप को देखते हैं। समझ गए। और कोशिश कीजिए कि मैप को कम से कम भारत वाला और बिहार वाला अपने दिमाग में उसको छाप लें, क्योंकि वो बहुत मदद करता है चीज़ों को
समझने में। तो आपको मैप में इतना ही था। अब जाकर के आपका हुआ क्लास खत्म। अब आप लोग बातचीत कर सकते हैं।